बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस ऑनलाइन लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 7 डेटाबेस फंडामेंटल स्टार्ट किया था, जिसमें हमने डेटाबेस का इंट्रोडक्शन देखा था। उसके अलावा हमने फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देखी थी कि ट्रेडिशनल हमारे पास फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या लिमिटेशंस थी, जिनकी वजह से हमें DBMS जो है उसको यूज करने के एडवांटेजेस ज़्यादा मालूम हुए। आज हम पेज 109 से स्टार्ट करेंगे। एडवांटेजेस ऑफ DBMS ओवर कन्वेंशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें अब हम देखेंगे कि एक्चुअली हमें DBMS से वो तमाम मसाइल जो हमें ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में मिलते थे, उन सब का सोल्यूशन जो है वो बेसिकली हमें DBMS में मिलता है। तो इसको देखते हैं जी। एडवांटेजेस हमें क्या क्या है। DBMS हैज मेनी एडवांटेजेस ओवर कन्वेंशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। जो सबसे पहला एडवांटेज आपको यहाँ बताया गया है, दैट इज रिड्यूस्ड डाटा रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी बेसिकली क्या होती है कि डाटा जो है वो आपका डाटा डुप्लीकेट हो रहा है। एक फाइल में भी आपने डाटा स्टोर कर दिया, दूसरी में भी वही डाटा स्टोर कर दिया। और बेसिकली डाटा हम क्यों स्टोर करते हैं, क्यों रखते हैं? हमें उस डाटा की ज़रूरत है। अब वो डाटा किसी आइसोलेटेड फॉर्म में तो नहीं पड़ा हो सकता। स्टूडेंट के डाटा की आप एग्जांपल ले लें। आपका डाटा जब आपका एडमिशन होता है तो एडमिशन ऑफिस में आता है, लेकिन अगर उसके बाद डाटा जो है वो आपकी टीचर्स तक ना पहुंचे या अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ना पहुंचे जहां पर आपकी फी सबमिट होनी है, तो कैसे वहां पर वो आपकी फी कैसे सबमिट होगी? कैसे पता चलेगा कि इस स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ? तो ये तभी पता चलेगा अगर एडमिशन ऑफिस से डाटा जो है वही डाटा अकाउंट्स डिपार्टमेंट को दिया जाए, तब वो उसकी रेलिवेंट फी ले सकते हैं, क्योंकि फी भी तो हर प्रोग्राम की डिफरेंट होगी। जिस प्रोग्राम में आपका एडमिशन हो रहा है उस प्रोग्राम के मुताबिक आपकी फी जो है वो डिपॉजिट करवाई जाएगी। इसी तरह से हर प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी डिफरेंट जो टीचर्स के पास जाएंगे और उनके कोर्सेज भी डिफरेंट होंगे, फिर उनका रिजल्ट भी उसी लिहाज से बनेगा। तो इसलिए डाटा जो है वो जब भी स्टोर किया जाता है, हम ये सारा सिस्टम किस लिए पढ़ रहे हैं कि हमने इंफॉर्मेशन को, डाटा को एफिशिएंट तरीके से मैनेज करना है, स्टोर करना है और यूटिलाइज करना है। ये तभी पॉसिबल है जब हम डाटा के एक्सीलेंट फीचर्स, जो डाटा को स्टोर करने के बाद एफिशिएंटली उसे स्टोर करें और एफिशिएंटली उसको यूटिलाइज कर सकें डिफरेंट हिस्सों में। तो अब यहाँ पर देखें कि डाटा रिडंडेंसी क्या है। इट इज द डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन मैनी डिफरेंट फाइल्स इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। For example, salesman's data may be held on a file in the sales department, also in the personal department. अब अगर ये दोनों डिपार्टमेंट में, जाहिर है सेल्समैन का डाटा दोनों जगह पर रहेगा, तो यहाँ पर भी उसका जो है वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन चाहिए। सेल्स डिपार्टमेंट में भी उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो क्या क्या जो है वो सेल कर रहा है, ताकि अकॉर्डिंगली उसकी कैलकुलेशन, उसके लिए ड्यूज की कैलकुलेशन की जा सके। तो इस तरह से अगर लेट्स से किसी सेल्समैन की इंफॉर्मेशन चेंज होती है, व्हेन द डाटा इज टू बी अपडेटेड इट मस्ट बी चेंज्ड इन बोथ फाइल्स। दिस रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ स्टोरेज स्पेस एंड मे लीड टू डाटा इनकंसिस्टेंसी। अब देखें कि अगर दो जगह पर डाटा स्टोर कर रहे हैं फाइल्स में, तो पहली बात तो ये है कि अगर आप वही फाइल्स कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हैं या इवन मैनुअल भी स्टोर कर रहे हैं, तो यू आर वेस्टिंग, हम स्टोरेज वेस्ट कर रहे हैं। चाहे वो पेपर्स की फॉर्म में मैनुअल डाटा है या कंप्यूटर की फॉर्म में हम हार्ड डिस्क पे या मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो हम वेस्टेज कर रहे हैं स्टोरेज स्पेस की। उसके बाद जब चेंजेस आएंगे उसके अंदर तो चेंजेस में भी हमें प्रॉब्लम होगा कि हम उस डाटा को, अगर लेट्स से कि किसी का एड्रेस चेंज हो जाता है, किसी सेल्समैन का एड्रेस चेंज हो जाता है, या उसके फैमिली मेंबर्स में लेट्स से कि कोई उसके जो डिपेंडेंट्स हैं उनमें कोई इजाफा होता है या कमी होती है, तो हमें वो इंफॉर्मेशन उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन में डालनी होगी। फॉर एग्जांपल के मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। आप में से भी कुछ स्टूडेंट्स को अंदाजा होगा कि पेरेंट्स जब जॉब करते हैं तो उनके जो डिपेंडेंट्स होते हैं उन्हें कुछ मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं। वो कैसे मिलती हैं? वो इसीलिए कि आप एज ए डिपेंडेंट उनके ऑफिस के रिकॉर्ड में एंटर होता है आपका डाटा, तभी आपको वो मेडिकल फैसिलिटीज या इसके अलावा कोई स्कॉलरशिप या जो भी फैसिलिटी मिलती है, तो उस जॉब के हवाले से जहां पर उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है वहां पर उसके डिपेंडेंट्स का भी रिकॉर्ड मौजूद है। तो अब अगर किसी
एम्प्लॉय के, किसी सेल्समैन के डिपेंडेंट्स में कोई इजाफा होता है या कोई नेचर चेंज होती है किसी की, तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो हर जगह पर अपडेट होनी चाहिए। अब अगर उसका डाटा जो है वो 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट में पड़ा है, तो पहली बात तो ये कि उसकी एक्चुअल डाटा ने एक जगह पर जो एक स्पेस पे आ सकता था, उसने 4 जो है अपनी रिक्वायरमेंट से 4 गुना ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है। दूसरी बात, पहली तो डाटा स्टोर वेस्टेज ऑफ स्पेस हो गई। दूसरी बात ये कि जब आपने उस इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है, तो आपने उस 4 जगह पे जाके अपडेट करना है। अगर उनमें से गलती से किसी एक जगह पर भी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली अपडेट ना हुई, तो उसके रिकॉर्ड में इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी और जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल के जी पर्सनल डिपार्टमेंट में तो उसके डिपेंडेंट्स ऐड हो गए, लेकिन अकाउंट्स डिपार्टमेंट में डिपेंडेंट्स ऐड नहीं हुए। अब अगर वो उन डिपेंडेंट्स के लिए कोई बिल, कोई भी उसके लिए कोई अपना बेनिफिट जो है वो क्लेम करेगा, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट उसको कैसे पेमेंट करेगा जब उसके पास वो उसके डिपेंडेंट्स मौजूद ही नहीं है। तो इस तरह की डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं रियल लाइफ में जब हम इस, क्योंकि डाटा जो है वो बहुत सेंसिटिव होता है। इसकी एग्जांपल आप नादरा की डाटाबेस से ले सकते हैं कि लेट्स से कि किसी एक वहां से कोई एक रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, तो उससे क्या, उसका क्या सिग्निफिकेंस होगी। वो एक रिकॉर्ड बेसिकली एक इंडिविजुअल है। सपोज के एक आदमी है, उसके लेट्स से के 3 जो है डिपेंडेंट्स हैं, उनमें से किसी एक का रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है, तो वो उसकी फैमिली ट्री से उस बंदे की तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई। उसका कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, उसका स्कूल में एडमिशन कैसे होगा, उसको अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए तो उसका सीएनआईसी कैसे बनेगा या उसका बी फॉर्म कैसे बनेगा। तो ये डाटा जो है ये इतना ही सेंसिटिव होता है जैसे एक ह्यूमन बीइंग की एग्जिस्टेंस है। जैसे किसी सिस्टम के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, डिफरेंट उस सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स की एग्जिस्टेंस है, उसी तरह उसकी डाटा की भी एग्जिस्टेंस है। क्योंकि जब हम डाटा को आमतौर पे कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में लेकर आते हैं, तो जितनी उस चीज की फिजिकल एग्जिस्टेंस की इंपॉर्टेंस है, इतनी ही उसके डाटा की भी इंपॉर्टेंस होती है। दिस प्रॉब्लम इज नॉट फेस्ड इन डीबीएमएस। अब अगर हम फाइल सिस्टम की बजाय यही डाटा डीबीएमएस में रखते तो हमें ये प्रॉब्लम बिल्कुल ना होता, बिकॉज ऑल द डाटा बिलोंगिंग टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इज सेंट्रलाइज्ड इन अ कॉमन पूल ऑफ डाटा एक्सेसिबल बाय ऑल द प्रोग्राम्स। अब डेटाबेस में डीबीएमएस में क्या होता है कि ये रिकॉर्ड जो सेल्समैन का है या एम्प्लॉय का या स्टूडेंट का, वो एक जगह पर स्टोर होता और जिस जिस डिपार्टमेंट को वो रिकॉर्ड चाहिए उसके पास वो रिकॉर्ड पहुंच भी जाता, लेकिन ओरिजिनली डाटा एक ही जगह पर स्टोर्ड रहता। उन डिपार्टमेंट्स को उस डाटा की रीड ओनली कॉपीज मिल जाती और उनको वो फील्ड्स एडिट करने की फैसिलिटी दी जाती जो उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, और वो वहां पर अपनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालेंगे। तो जो उसका एम्प्लॉय का एक्चुअल रिकॉर्ड है, जो कॉमन फील्ड्स हैं, जो कॉमन उसके हिस्से हैं, इंफॉर्मेशन है, वो एक जैसी रहेगी। और जो भी डिपार्टमेंट डाटा एक्सेस करेगा, क्योंकि वो एक सेंट्रलाइज्ड प्लेस से एक्सेस कर रहा है, तो वो हमेशा हर डिपार्टमेंट को कंसिस्टेंट डाटा मिलेगा। तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। हालांकि डाटा कंसिस्टेंसी का पॉइंट हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, लेकिन पहली बेसिकली जब डाटा रिडंडेंट होता है तो वो इनकंसिस्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि एक से ज्यादा रिडंडेंट में इनके डुप्लीकेशन हो रही है, तो जाहिर है अगर वो सारे रिकॉर्ड एक जैसे नहीं होंगे तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास डीबीएमएस में ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। अब डाटा इनकंसिस्टेंसी के पॉइंट को भी के टेक्स्ट को रीड कर लेते हैं। In file management system, same data may be held in several different files. ये मैंने explain कर दिया. It has to be updated in each separate file. ये भी डिस्कस हो गया. It is not, if it is not updated in any file, it causes data inconsistency. ये बेसिकली दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन अलग अलग ही डिफाइन होंगे। अलबत्ता मैंने आपको समझा दिए हैं दोनों इकट्ठे ही। तो अब डाटा जो है वो अगर एक हर जगह पर सही तरीके से प्रॉपरली अपडेट नहीं होगा तो वो डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। This problem is solved in DBMS because all the data is centralized for use by all the programs. For example, in school, student information such as name, address, phone number, and class are held in a file in admission office. The same data with tuition fee and some other data is also kept in another file in accounts office. तो ये वही एग्जाम्पल जो मैंने आपको पहले दी है वही यहाँ पर बताई गई है कि अगर स्टूडेंट का डाटा है तो डीबीएमएस में डाटा जो है वो सेंट्रलाइज्ड होता है। तो अगर स्टूडेंट का डाटा जो है वो एडमिशन ऑफिस में मौजूद है तो वो कुछ थोड़े बहुत चेंजेस के साथ जो है वो अकाउंट ऑफिस में भी मौजूद होगा।
तो अगर यहाँ पर स्टूडेंट का एड्रेस चेंज होता है तो दोनों जगह पर अपडेट करना होगा। अगर किसी एक जगह पर अपडेट करेंगे तो आपके पास आउट ऑफ डेट डाटा जो है उसका प्रॉब्लम आ जाएगा, जिसका मतलब है कि आपका डाटा अब इनकंसिस्टेंट हो चुका है। इसको आप फर्दर थोड़ा सा एग्जाम्पल को एक्सटेंड कर लें ताकि आपको समझ में आ जाए सही तरीके से कि अगर यही डाटा आपके पास डेफिनेटली एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में भी जाता है, तो अगर स्टूडेंट का एड्रेस चेंज हो गया, लेट्स से वो एडमिशन ऑफिस में भी सही कर दिया, अकाउंट्स ऑफिस ने भी ठीक कर दिया उसको, लेकिन एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को वो इन्फॉर्म करना भूल गए कि आप भी अपने पास ये डाटा जो है वो अपडेट कर लें, तो अब वो अगर उस स्टूडेंट का रिजल्ट भेजते हैं लेट्स से कि उसके होम एड्रेस पे, तो वो वहां तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि उसका एड्रेस चेंज हो चुका है और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में उसका डाटा जो है वो अपडेट नहीं किया गया। तो इस तरह की प्रॉब्लम अब इस एग्जाम्पल में जो एग्जामिनेशन के पास डाटा पड़ा है वो आउट ऑफ डेट है। तो इस तरह जो है वो डाटा इनकंसिस्टेंसी होती है हमारे पास ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में, जबकि डीबीएमएस में हमारे पास डाटा कंसिस्टेंट रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है नो प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। अब जो हमारा डाटा है ये बेसिकली प्रोग्राम्स पर डिपेंड करता है या नहीं। प्रोग्राम्स क्या चीज है? आपके पास ये कंप्यूटर का प्रोग्राम हो सकता है, ये एक फाइल हो सकती है। अगर आप एक फाइल में नोटपैड की या एमएस वर्ड की फाइल में डाटा रख रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसमें डाटा आप पहले नेम रखते हैं या पहले फादर नेम स्टोर करते हैं या पहले क्लास स्टोर करते हैं। इसी तरह दूसरी किसी और फाइल का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है कि एक फाइल जो आपके पास अकाउंट्स ऑफिस में पड़ी है उसमें पहले नंबर पे लेट्स से कि स्टूडेंट का नेम है, दूसरे नंबर पर उसका फादर नेम है, फिर थर्ड कॉलम में आपके पास उसमें स्टूडेंट की ईमेल आईडी है एंड सो ऑन। लेकिन ये बेसिकली क्या है कि प्रोग्राम के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। इसी तरीके से अगर यही डाटा किसी और डिपार्टमेंट में है तो हो सकता है कि उसमें स्टूडेंट का फादर नेम लेट्स से कि पहले किसी ने डाल दिया है और स्टूडेंट नेम बाद में आ गया है, या उसने कोई अपना फील्ड जो है वो स्टूडेंट का पहले ऐड कर दिया, उसकी क्लास पहले ऐड कर दी है ताकि मुझे क्लासेस के लिहाज से डाटा को सॉर्ट करने में आसानी हो। तो पहले नंबर पे क्लास रख दी, फिर स्टूडेंट नेम रख दिया और फिर उसका फादर नेम रख दिया। तो अब डाटा जो है क्योंकि प्रोग्राम्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में इसी तरह से डाटा जो है वो डिफरेंट जगह पर डाटा डिफरेंट तरीके से पाया जाएगा। जब फिर उसको आपने ऑर्गेनाइज करना होगा तो वो फिर बहुत प्रॉब्लम करेगा। इसके अलावा ये डाटा जो है वो आप कंप्यूटर के प्रोग्राम्स के जरिए भी रखा जा सकता है, जैसे कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, आप भी पढ़ेंगे, सी लैंग्वेज पढ़ेंगे आप। इससे पहले आप 9th-10th में सी लैंग्वेज पढ़ के आ चुके हैं, इसके बाद आप सेकेंड ईयर में C++ पढ़ेंगे। उसमें भी अगर किसी प्रोग्राम के जरिए यानी प्रोग्रामिंग करके आप प्रोग्राम राइट करते हैं और डाटा स्टोर कर रहे हैं, तो उसमें भी आप देखिए कि आपके पास एक से ज्यादा प्रोग्राम्स राइट होंगे और एक प्रोग्राम की हेल्प से किसी एक जगह पर डाटा स्टोर है, फिर कोई दूसरी फाइल में भी डाटा स्टोर्ड है, तीसरी में भी है, तो आपको हर जगह पर जाके डाटा चेंज करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि यहाँ हमारा टेक्स्ट जो है बुक में वो क्या कहता है। इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम एवरी कंप्यूटर प्रोग्राम इन ईच डिपार्टमेंट हैज टू स्पेसिफाई एग्जैक्टली व्हाट डाटा फील्ड्स कॉन्स्टिट्यूट अ रिकॉर्ड। कि बहुत से डाटा के बेसिकली फील्ड से मिलकर एक रिकॉर्ड बनता है ना। जैसे अगर आपका एक स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड रखा जाता है तो स्टूडेंट के रिकॉर्ड में क्या होता है, उसका कोई एडमिशन नंबर होता है, उसका नेम होगा, फादर नेम, उसका कोई सेल फोन नंबर होगा, होम एड्रेस होगा, उसकी कोई पहले से क्वालिफिकेशन होगी, उसके कुछ मार्क्स होंगे, रिजल्ट्स होंगे प्रीवियस। ये सब एक स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड बनता है। इसमें आप देखें कि डिपेंड करता है कितनी इंफॉर्मेशन रखनी है। इसमें एक सिंगल सिर्फ स्टूडेंट नेम की इंफॉर्मेशन यानी एक फील्ड से लेकर 10, 20, 30 फील्ड्स हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि कितना रिकॉर्ड हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के लिए चाहिए। तो इस तरह आपके पास जो है वो हर एक जो रिकॉर्ड है उसको किस तरह शेप करना है, किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में, उसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। Any change to the format of data field of a record, such as adding new field or changing the length of a field, means that every program which uses that file has to be changed. अब देखिए, अब हम टेक्निकल डिटेल्स में जा रहे हैं। हम पहले बिल्कुल एक लेमैन लेवल पर थे। अब वो जो रिकॉर्ड आपका स्टोर हो रहा है, स्टूडेंट की ही एग्जांपल को लेकर चलते हैं। हमने लेट्स से कि पहले स्टूडेंट का जो नेम है उसके लिए मैक्सिमम 15 कैरेक्टर जो है वो मखसूस कर दिए कि हर स्टूडेंट का नेम 15 कैरेक्टर से लेंथी नहीं हो सकता। लेकिन 1-2 साल के बाद या इवन उसी साल में हमारे पास ऐसे नाम भी आ गए जो लेट्स से 20 कैरेक्टर्स जिनको रिक्वायर्ड है।
अब क्या करना होगा, हमने जितनी फाइल्स में वो प्रोग्राम जो है वो स्टोर किए हैं, ये जितने प्रोग्राम्स के जरिए हम फाइलों में डाटा स्टोर कर रहे हैं, सपोज के सी का हम कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं और हमारी फाइल्स में डाटा स्टोर होता है, क्योंकि बहरहाल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम भी कंप्यूटर बेस्ड है और डीबीएमएस भी कंप्यूटर बेस्ड है। आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये नेसेसरीली पेपर बेस्ड ही है, ये पेपर बेस्ड भी हो सकता है और ये कंप्यूटराइज्ड भी हो सकता है। तो उसमें आपके पास जो है, अगर आपने स्टूडेंट का नेम की लेंथ चेंज कर दी किसी फाइल में एक जगह पर, तो आपको जहां जहां स्टूडेंट का नेम मौजूद है आपको उसमें जाके स्ट्रक्चरल चेंज बेसिकली करना पड़ेगा कि अब स्टूडेंट नेम जो है वो मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का हो सकता है, क्योंकि हमें ये डाटा को कि जब हम शुरू में ही डिजाइन करते हैं हमें ये सब चीजें वहां स्पेसिफाई करनी पड़ती हैं, चाहे आप मैनुअल तरीके से काम कर रहे हो यानी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में कर रहे हो या आप डीबीएमएस में कर रहे हो। तो इसी तरह से अगर आप कोई न्यू फील्ड ऐड करते हैं कि स्टूडेंट की प्लेस ऑफ बर्थ भी आपने लेट से के ऐड कर देनी है, तो अगर आपको एडमिशन ऑफिस में ऐड कर रहे हैं तो आपको अकाउंट ऑफिस में भी ऐड करना पड़ेगा, आपको एग्जामिनेशन में भी ऐड करनी पड़ेगी और इस तरह डिफरेंट जगह पर जहां जहां आपने स्टूडेंट का रिकॉर्ड कंप्लीट करना है वहां वो सारा एडिशनल एक फील्ड जो है वो ऐड करवाना पड़ेगा। अगर किसी जगह पर ऐड नहीं होता तो फिर वहां उसकी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट की जो है वो मैच नहीं करेगी दूसरी जगह की इंफॉर्मेशन से। In DBMS, data is not program dependent, so such problem do not arise. अब आपके पास जो DBMS है उसमें डाटा आपका प्रोग्राम डिपेंडेंट नहीं है। अब आपका प्रोग्राम जो है यानी आपने बेसिकली डेटाबेस के स्ट्रक्चर में जाके बताना है कि आपका, अब देखिए यहाँ MS वर्ड की फाइल्स जो है उनके अंदर आपने डाटा अगर स्टोर करना है तो आपको उस फाइल का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज करना पड़ेगा। अब देखें कि आप या प्रोग्राम जो है आपको उस प्रोग्राम का कोड चेंज करना पड़ेगा अगर हमने सी के प्रोग्राम के जरिए डाटा जो है वो बेसिकली स्टोर करवा रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा कि सी के प्रोग्राम में आपको जाके बताना पड़ेगा कि वो वेरिएबल जिसमें मैं नेम स्टूडेंट का स्टोर कर रहा था उसका साइज लेट से अगर पहले कैरेक्टर की फॉर्म में स्ट्रिंग में उसकी लेंथ 15 कैरेक्टर थी तो अब उसकी लेंथ 20 कैरेक्टर होनी चाहिए। तो डाटा जो है वो आपके प्रोग्राम पे डिपेंड कर रहा है इन केस ऑफ कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम। अब वहां पर उस प्रोग्राम के कोड को आप चेंज करेंगे और उसके अलावा जहां जहां दूसरे प्रोग्राम्स हैं जो स्टूडेंट के नेम को डील कर रहे हैं उन सब के अंदर जाके प्रोग्राम के कोड को चेंज करना पड़ेगा। ये मैं कंप्यूटर प्रोग्राम की बात कर रही हूँ जिसकी हेल्प से आपका वो डाटा स्टोर हो रहा है। अभी आपको चीजें थोड़ी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होंगी, वेग नजर आएंगी, लेकिन जैसे ही आप एक थोड़ा सा डेटाबेस का स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे आप खुद से टेबल क्रिएट करके देख लेंगे और उसके स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ जो हम डाटा टाइप्स की बात कर रहे हैं ये आप रियल में कैसे कहाँ पर आपको नजर आएंगे। तो एमएस एक्सेस में आप देखेंगे कि जब आप टेबल डिफाइन करते हैं डाटा स्टोर करने के लिए तो सबसे पहले आप टेबल का स्ट्रक्चर देते हैं और वहां बताते हैं कि आपने कौन से फील्ड की कितनी लेंथ रखनी है। तो इस अगर डीबीएमएस में है तो आपने जाके मेन एक जहां पर प्रोग्राम, पहली बात तो ये कि डाटा सेंट्रलाइज्ड जगह पर पड़ा है, एक जगह पर पड़ा है, आपने सिर्फ एक जगह पे जाके चेंज करना है जहां जहां वो डाटा यूज हो रहा है, ये चेंज ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास डीबीएमएस में डाटा जो है वो प्रोग्राम से इंडिपेंडेंट है। आप इसी फीचर को थोड़ा सा अपने पास बुक में नोट डाउन कर लें, इसको प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, यानी नो डिपेंडेंसी का मतलब यही है कि डाटा इंडिपेंडेंट है। तो इसके एडवांटेजेस में अगर आप देखेंगे कि डीबीएमएस के एडवांटेज हैं तो बेसिकली आपके पास ये क्वेश्चन किस तरह एग्जाम में आता है कि डीबीएमएस के एडवांटेजेस राइट कर दें, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कन्वेंशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के डिसएडवांटेजेस राइट कर दें। तो इस पॉइंट को अगर आपने हर पॉइंट में बहुत गौर से देखना है कि अगर ये डीबीएमएस का एडवांटेज है तो आप कहेंगे प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंस, के प्रोग्राम और डाटा जो है डाटा हमारा प्रोग्राम पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये एडवांटेज है डीबीएमएस का। लेकिन अगर आप इसको फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के डिसएडवांटेज के तौर पे बताना चाह रहे हैं तो वहां बताएंगे प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी, के प्रोग्राम जो डाटा है वो प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड कर रहा है
जहां जहां पे प्रोग्राम में वो डाटा यूज हुआ है वहां वहां पे आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट अपना पॉइंट देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इसमें अगर आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए कि जो रूटीन में आपने स्टोर ही नहीं की, फॉर एग्जांपल आपने स्टूडेंट का आपको सिर्फ नेम चाहिए और उसका सिर्फ लेट्स से कि फोन नंबर चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्टूडेंट से इमीडिएटली कांटेक्ट करना है, तो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का नेम और उनका जो सेल नंबर है हमें हर वो फाइल्स में से देखना पड़ेगा और उसके अलावा ये भी चेक करना पड़ेगा कि अपडेटेड इंफॉर्मेशन कौन सी फाइल में है, किस डिपार्टमेंट में है। और फिर एक मैनुअल काम होगा या एक नया प्रोग्राम राइट करना पड़ेगा। अगर कंप्यूटराइज सिस्टम भी है तो एक नया प्रोग्राम राइट करना पड़ेगा जो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के नेम ले और उनके सेल नंबर ले और वो एक फाइल में स्टोर करके हमें दे दे। तो इसके लिए टाइम भी चाहिए, एफर्ट भी चाहिए प्रोग्रामर की, या अगर मैनुअल हो रहा है तो भी। लेकिन अगर आपके पास डीबीएमएस में डाटा स्टोर्ड है तो डीबीएमएस में हम बहुत इजीली रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। डाटा एक ही जगह पे स्टोर है, हम फील्ड चूज करते हैं सिर्फ, तब हमें चंद सेकंड लगेंगे इस टास्क के लिए कि हम नेम चूज करेंगे और फील्ड में से एक उसका सेल नंबर चूज करेंगे और हमारे पास इनकंसिस्टेंसी का तो कोई मसला ही नहीं है, डाटा हमारा अपडेटेड है और करेक्ट है, तो हमारी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी और फौरन प्रिंट हो जाएगी और डाटा बहुत जल्दी हमें मिल जाएगा। तो इस टेक्स्ट को जो देख लें, इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम व्हेन इंफॉर्मेशन इज ऑफ नॉन रूटीन नेचर इज नीडेड, इट कैन टेक वीक्स टू असेंबल द डाटा फ्रॉम द वेरियस फाइल्स। तो डिफरेंट फाइल से जो है वो हमें पहले इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। राइट न्यू प्रोग्राम टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड रिपोर्ट, तो जो नई रिपोर्ट बनानी है उसके लिए नया प्रोग्राम टाइप करना होगा। उस प्रोग्राम के इटसेल्फ अपने कुछ प्रॉब्लम्स होंगे कि वो प्रोग्राम की जो है वो एफिशिएंसी भी जो है वो भी एक पॉइंट है ये हमारे पास यहाँ पर कि वो प्रोग्राम भी हमें जल्दी से डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करके दे। फॉर एग्जाम्पल रिपोर्ट अबाउट स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड इन अ स्कूल सच दैट हैज टू मर्ज इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन वेरियस फाइल्स। तो अगर आपको ऐसी रिपोर्ट चाहिए, लेट्स से कि आपने स्टूडेंट का रिजल्ट जो है साथ वो देना है, तो वो अब आपको दो डिफरेंट डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मिलेगी या इवन एक ही डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मिलेगी तो भी आपको चेक करनी पड़ेगी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ। तो वेरी डिफरेंट जगह से वेरियस फाइल से आपको इंफॉर्मेशन मर्ज करनी पड़ सकती है, एक्सट्रैक्ट करनी पड़ सकती है। मर्ज करने से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक स्टूडेंट की फी और उसका रिजल्ट दोनों चाहिए तो आप रिजल्ट जो है वो रिजल्ट डिपार्टमेंट से मिलेगा, फी जो है वो अकाउंट डिपार्टमेंट से मिलेगी, उसका फी स्टेटस। कि हम स्टूडेंट का वो रिजल्ट भिजवाने से पहले देखना चाहते हैं कि हम उन स्टूडेंट्स का रिजल्ट भिजवाएंगे जिनकी फी कम्प्लीटली पेड है। तो अब एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को अकाउंट्स डिपार्टमेंट से ये इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि स्टूडेंट का स्टेटस बताएं किन की फी पेड है और किन की फी पेड नहीं है। तो इस तरह इंफॉर्मेशन मर्ज करके एक नई रिपोर्ट बनेगी और उसकी बेस पे डिसाइड होगा कि हम किन स्टूडेंट्स को रिजल्ट उनका भिजवा रहे हैं। दिस विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, और ये प्रोग्रामर के एंड पे वो न्यू प्रोग्राम राइट करेगा टू राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सच रिपोर्ट इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम वेयरएज इट कैन बी वेरी इजीली प्रोड्यूस इन डीबीएमएस सिस्टम। डीबीएमएस में बहुत आसानी से इस तरह की रिपोर्ट्स जनरेट हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डाटा को शेयर करना। अब देखें कि जब तक आप डाटा किसी के पास शेयर नहीं करेंगे तब तक उस डाटा की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इसकी क्या है, इसको किस तरीके से हम देखेंगे, व्हेन कॉपी ऑफ डाटा फाइल इज मेड फॉर शेयरिंग डाटा विद अदर पीपल इन अ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम इट विल सून लीड टू डाटा इनकंसिस्टेंसी। आपने डाटा जो है किसी से शेयर कर दिया, अब उसके पास वही डाटा पड़ा हुआ है, उसके पास कोई नया डाटा नहीं पड़ा। फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनेशन में आपकी अवार्ड लिस्ट होती है, आपको एक अटेंडेंस लिस्ट मिलती है जिसमें स्टूडेंट्स के नेम होते हैं कि ये स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जाम में अपीयर होंगे। अब वो लिस्टें अगर एक दफ़ा शेयर कर दी गई स्टूडेंट के एडमिशन की बेस पर तो वो वही लिस्टें चलती रहेंगी हमेशा। अब हो सकता है बहुत से स्टूडेंट उसमें से छोड़ के चले गए हों, बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स डिफरेंट प्रोग्राम्स में अपनी एनरोलमेंट करवा लेते हैं और कुछ प्रोग्राम्स को वो छोड़ देते हैं। तो अब अगर वो स्टूडेंट इटसेल्फ अब एडमिशन डिपार्टमेंट को मालूम है कि ये स्टूडेंट अब फर्दर हमारा स्टूडेंट नहीं रहा, इसी तरह अकाउंट्स डिपार्टमेंट को पता है कि स्टूडेंट की फ़ी नहीं आ रही, तो लेकिन अब एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में उसका अगर अटेंडेंस में उसका नाम आ रहा है, वो एब्सेंट डिक्लेयर हो रहा है और वहां पर उसके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन या कुछ भी चीजें बनती जा रही हैं तो वो
इस डाटा के देखिए कि डाटा शेयर हुआ लेकिन वो इनकंसिस्टेंट रहा डाटा, क्योंकि शेयरिंग के साथ उसको अपडेट होना ज़रूरी था। इफ डाटा इज इन वन फाइल इज नॉट अपडेटेड, तो आपका डाटा जो है वो इनकंसिस्टेंट रहेगा। देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू शेयर डाटा विद अदर्स इन अ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन डीबीएमएस में तो ये बहुत ही आसान है कि आप डाटा जो है बेसिकली रन टाइम पर डाटा ले रहे हैं, आप डाटा एक्सेस ही वहां से कर रहे हैं जहां एक्चुअल डाटा पड़ा हुआ है। तो जब भी आप डाटा रिट्रीव करेंगे वो हमेशा करेक्ट डाटा ही आपको मिलेगा। तो जब आप ऐसे स्टूडेंट्स की लिस्ट जो है रिट्रीव करेंगे जिन्होंने एग्जाम में अपीयर होना है, तो उन स्टूडेंट्स के नाम ही नहीं आएंगे आपके पास जिनकी फी पेड नहीं है या जो स्टूडेंट छोड़ के जा चुके हैं। तो इस तरह की कोई आपके पास डाटा शेयरिंग जो है वो भी बहुत इजी होगी और कंसिस्टेंट होगी और रिलायबल होगी। नेक्स्ट पॉइंट है बैकअप एंड रिकवरी। अब फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के पास में हमारे पास कोई ऑटोमेटिक बैकअप रिकवरी का कोई फीचर नहीं, अनलेस कि हम डाटा को डुप्लीकेट करें। हमने जो डाटा रखा हुआ है हम उसको बार बार उस डाटा की एक और कॉपी बनाएं और उसको फिजिकली किसी और जगह पर रखते जाएं। जबकि डीबीएमएस में हमारे पास ऑटोमेटिकली जब हम डिजाइन करते हैं डेटाबेस तो हम बैकअप के लिए भी उसके अंदर फैसिलिटीज होती हैं। बैकअप से क्या मुराद है कि डाटा की एग्जैक्टली 100% सेम कॉपी जो है वो आपके पास कहीं और फिजिकली किसी और जगह पर हो सकती है, एक दूसरे कंप्यूटर पर हो सकती है, और वो कंप्यूटर किस नेटवर्क के जरिए किसी दूसरी बिल्डिंग में हो सकता है, किसी दूसरे सिटी में हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफिस में हो सकता है। और रिकवरी क्या चीज़ है कि अगर आपके डेटाबेस में कोई प्रॉब्लम आ गया है तो आपने प्रीवियस डाटा जो आपका लॉस्ट हो गया है, जो डाटा खराब हो गया, उसको अपने रिकवर करना है। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं बैकअप एंड रिकवरी, लेकिन ये दोनों इकट्ठी इसलिए यूज होती हैं कि ये किसी भी ऐसी कंडीशन में दोनों को यूज किया जाता है जहाँ पे आपके डाटा का कोई लॉस हो जाता है। तो पुराने बैकअप से आप डाटा लेते हैं या अगर करंट डाटा को भी रिकवर करना मुमकिन हो तो रिकवर किया जाता है। और ये क्यों ज़रूरत पेश आ सकती है? कोई कंप्यूटर फेल हो सकता है, किसी कंप्यूटर जिस पे हार्ड डिस्क पे डाटा पड़ा था वो क्रैश कर सकती है। अचानक पावर फेलियर से आपका डाटा कोई अपडेट हो रहा था, एंटर हो रहा था, लेकिन कोई लाइट चली गई, आपके पास पावर फेलियर हो गया, कंप्यूटर्स आपके शट डाउन हो गए, किसी भी वजह से डाटा स्टोर नहीं हो सका, या जिस सॉफ्टवेयर के जरिए आप डाटा स्टोर करें, क्योंकि बहरहाल डीबीएमएस जो है वो किसी न किसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए आप बनाएंगे। जो आपने डेटाबेस बनाना है वो किसी डीबीएमएस के जरिए बनाना है, तो किसी डीबीएमएस में भी किसी में कोई एरर आ जाता है तो भी आपका डाटा जो है वो लॉस हो गया। फॉर एग्जांपल डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर की अपनी ओरिजिनल फाइल्स में से कोई फाइल जो है वो खराब हो गई किसी वायरस की वजह से या किसी भी हार्डवेयर प्रॉब्लम की वजह से, वो हार्ड डिस्क की जिस लोकेशन पे पड़ी थी वो हार्ड डिस्क वहां से किसी विद द पैसेज ऑफ टाइम डैमेज हो गई, या फिर इससे भी बड़े लेवल पे आ जाए तो लेट्स से कि किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है, कंप्यूटर ही डैमेज हो जाते हैं। तो अब क्या होगा कि वो यहाँ से जो डाटा है वो डाटा कंप्लीट लॉस हो गया, लेकिन उस डाटा का बैकअप जहां पर पड़ा था वो एटलीस्ट, अगर डाटा लॉस होगा भी ना तो वो उस वक्त तक का डाटा लॉस होगा जो बैकअप के बाद नया डाटा आया है, उस बैकअप तक का डाटा एटलीस्ट आपके पास अवेलेबल है। ये बैकअप्स जो हैं ये कब लिए जाते हैं डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के डाटा की सेंसिटिविटी पे। जो बहुत सेंसिटिव डाटा होता है उनके डेली बैकअप्स भी होते हैं, इसके अलावा वीकली बैकअप्स भी हो सकते हैं, मंथली बैकअप्स भी होते हैं। तो वीकली बैकअप्स जो हैं वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं, अगर डाटा बहुत, जिस डाटा में बहुत कम चेंजेस आते हैं उनके मंथली बैकअप्स जो हैं वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास वीकली या डेली बैकअप की ऑप्शन होती है कि डेली शाम को लेट्स से 7 o'clock पे बैकअप बनेगा जितने भी उस दिन का काम है, तो वो बेसिकली ये बैकअप्स में फिर डिफरेंट टाइप्स होती हैं। हमारे पास इंक्रीमेंटल बैकअप होता है कि जिसमें पुराना डाटा जो अनचेंज्ड है वो वैसा ही रहेगा, सिर्फ नए डाटा जो चेंज हुआ है उसका बैकअप बनता है। तो इस तरह अगर लेट्स से कि दिन के किसी हिस्से में 12 बजे 1 बजे कोई ऐसा हादसा हो जाता है कि कुछ डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाता है, तो आपके पास अगर डाटा डैमेज भी हो रहा है, वेस्ट भी हो रहा है, तो एटलीस्ट सिर्फ उस दिन का, उस टाइम के, उस इवेंट के अगर होने तक का डाटा जा रहा है, उससे पिछले दिन शाम तक का बैकअप आपके पास मौजूद है। तो ये डाटा लॉस अगर होता भी है तो वो एज कंपेयर टू फाइल सिस्टम बहुत कम होता है। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में इस तरह की कोई फैसिलिटी बैकअप और रिकवरी की नहीं होती, तो उसमें अगर आपके किसी प्रोग्राम में एरर आ जाएगा तो आपका डाटा जो है वो
ज्यादा डैमेज होता है, ज्यादा लॉस होता है। उसके अलावा जो है अब ये इसी सेंटेंस को देख लेते हैं जो कंप्लीट हम रीड कर रहे थे कि अगर सॉफ्टवेयर इनकी हेल्प से क्या हो सकता है, विच में ब्रिंग द डेटाबेस फ्रॉम द इनकंसिस्टेंट स्टेट टू स्टेट प्रायर टू द फेलियर। तो अब क्या होगा कि डाटा अगर इसी वजह से आपका डीबीएमएस जो है या आपका डेटाबेस जो है वो इनकंसिस्टेंट हो गया है, तो वो उसको ये जो बैकअप एंड रिकवरी के टूल्स हैं इनको यूज करते हुए हम इस डाटा को ले आएंगे उस स्टेट पर जैसे वो उस फेलियर से पहले था। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि उस दिन का डाटा नहीं आएगा लेकिन प्रीवियस डे तक का जो बैकअप था वो हमारे पास मौजूद होगा। दिस फीचर इज लैकिंग इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास इस तरह का कोई फीचर अवेलेबल नहीं है। लास्ट हमारे पास जो एडवांटेज है वो डाटा सिक्योरिटी का है। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास डाटा की सिक्योरिटी का कोई सिस्टम नहीं, कोई सेंट्रलाइज सिक्योरिटी नहीं है। हर यूजर, हर डिपार्टमेंट के पास अपनी कॉपी है डाटा की। कहीं से डाटा कंप्लीटली लॉस हो जाता है तो दूसरे डिपार्टमेंट के पास जो डाटा होगा वही उसको मिलेगा। अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास स्टूडेंट की फी का डाटा जो है वो लॉस हो जाता है तो डेफिनेटली वो एग्जामिनेशन या एडमिशन ऑफिस के पास वो डाटा नहीं पड़ा होगा। तो इसलिए आपके पास जो है डाटा की सिक्योरिटी जो है वो इतनी रिलायबल नहीं होती फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में। जबकि डीबीएमएस में मैंने आपको बताया कि जो बैकअप और रिकवरी का मैकेनिज्म है वो इतना ऑटोमेटेड, इतना सोफिस्टिकेटेड और वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है कि डाटा हमारा सिक्योर होता है, वायरसेस से भी सिक्योर होता है, कोई फिजिकल जो डिजास्टर होता है उनसे भी उस डाटा को सिक्योर रखा जाता है। और इसके लिए डिफरेंट हम मेथड यूज किए जाते हैं। अगर सिर्फ डाटा सिक्योरिटी पे हम चले जाएंगे तो ये भी एक बहुत लंबी डिस्कशन है कि किस किस तरीके से हम डाटा को सिक्योर कर सकते हैं। तो इसमें आप यहाँ पर देखेंगे डीबीएमएस मेक इट इजियर टू इन्फोर्स सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन सिंस डेटाबेस इज सेंट्रलाइज्ड। तो आपके पास जो सेंट्रलाइज्ड जगह पर डाटा पड़ा है वो आपको इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा। बेसिकली डाटा की मल्टीपल कॉपीज जब आपके पास पड़ी हैं और वो कॉपीज जो है वो अपडेटेड भी हो रही हैं, लेकिन ये कॉपीज जो है वो बैकअप पर्पस के लिए है, ये अननेसेसरी नहीं है कि जैसे हमारे पास फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में भी डाटा की कॉपी हो रही थी तो आप इसको यहाँ ऐसे रिलेट नहीं करेंगे कि वहां पर भी डाटा डुप्लीकेट हो रहा था, यहाँ भी हो रहा था। वहां पे डाटा अननेसेसरीली डुप्लीकेट हो रहा था कि एक ही जगह पर डाटा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट जगह पर डुप्लीकेट हो रहा है। यहाँ पर डाटा जो है वो बैकअप पर्पस के लिए किसी एक सेंट्रलाइज्ड जगह पर रखा जा रहा है और वो इस तरह आइसोलेटेड फॉर्म में टुकड़ों में नहीं है बल्कि वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में एक डीबीएमएस की एक डेटाबेस की फॉर्म में पड़ा हुआ है। यूजर्स आर प्रोवाइडेड परमिशन टू एक्सेस द डाटा अकॉर्डिंग टू देयर राइट्स। अब डाटा सिक्योरिटी में और इम्पोर्टेंट चीज के हर यूजर जो है वो अपनी डाटा को उस उतने ही डाटा को एक्सेस कर सकेगा जितने को उसे एक्सेस करना चाहिए। लाइक अकाउंट्स डिपार्टमेंट का अगर कोई भी एम्प्लॉय है तो वो स्टूडेंट की फी के हवाले से ही डाटा अपडेट कर सकता है, चेंजेस कर सकता है, वो उसके मार्क्स में चेंजेस नहीं कर सकता। इसी तरह से अगर एग्जाम डिपार्टमेंट का कोई एम्प्लॉय है तो वो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन में डाटा में उसके रिजल्ट्स को चेंज कर सकता है, अपडेट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, वो उसके फी पेमेंट के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई या अपडेट नहीं कर सकता। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं डाटा की सिक्योरिटी के हवाले से। अब इन सब चीजों को कौन मेंटेन करता है, इसके लिए हमारे पास डिफरेंट रोल्स होते हैं डेटाबेस को, डीबीएमएस को यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को या ओवरऑल डीबीएमएस के सिस्टम को चलाने के लिए। तो इसमें हम सारे रोल्स तो नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये भी एक बहुत लेंथी आपके पास एक लिस्ट बन जाएगी। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का रोल देखेंगे। तो डीबीए क्या होता है, एक पर्सन होता है जो कि एक आपके पास प्रोफेशनल है, एक स्किल्ड पर्सन है जिसके पास ये एबिलिटी है कि वो डीबीएमएस बना सके, डिजाइन कर सके, क्रिएट करवा सके। ये एक इंडिविजुअल का काम नहीं होता, बेसिकली उसके पास पूरी टीम होती है। लेकिन डीबीए जो होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर उस पूरी टीम को लीड कर रहा होता है। उसके पास डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपके पास उसके पास उतने ही नंबर ऑफ पर्सन उसके अंडर काम करते हैं। जैसे आप अगर नादरा ऑफिस आपका जाना हो तो देखें कि सीएनआई से जब वहां से आपको बना के दिया जाता है तो वहां पर
मल्टीपल लोग जो है एट द सेम टाइम सेम ही टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं कि वो जो भी लोग आते हैं उनसे उनकी इंफॉर्मेशन लेते हैं और जिस तरह की सर्विसेज के लिए वो आए होते हैं, कोई बी फॉर्म लेने आया है, कोई नया आईडी कार्ड बनवाने आया है, कोई पुराने आईडी कार्ड में चेंजेस करवाने आया है, तो वो उसकी नीड के मुताबिक उसकी इंफॉर्मेशन को चेंज कर देते हैं। तो ये सब लोग किसी एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर काम कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि डीबीए करता क्या है। ये पहली बात तो समझ आ गई कि ये डेटाबेस को सुपरवाइज करना इसकी जिम्मेदारी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में के अंदर। और उसके अलावा उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? डिजाइनिंग अ डेटाबेस एंड एनफोर्सिंग द ऑपरेशनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर इट्स यूजेज। सबसे पहले डेटाबेस को डिजाइन करना कि ये डेटाबेस किस तरह का होगा, क्या इंफॉर्मेशन स्टोर की जाएगी। उसके बाद उसके अंदर ऑपरेशनल पॉलिसीज, इसके अंदर आप देखें कि जब भी कोई टास्क परफॉर्म किया जाता है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत बनाना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसकी जो ऑपरेशनल पॉलिसीज होंगी वो डिफाइन करेगा और फिर उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्रोसीजर्स होंगे वो बताएगा। नेक्स्ट इसका टास्क है प्लानिंग सिक्योरिटी मेजर्स एंड बैकअप ऑफ डेटाबेस। अब डेटाबेस को सिक्योर किस तरह करना है, उसके अलावा बैकअप्स किस तरह लेने हैं, बैकअप्स को कहाँ रखना है, किन कंप्यूटर्स पर रखना है, क्या डेली बैकअप्स लेने हैं, वीकली लेने हैं, मंथली लेने हैं, और कौन रिस्पॉन्सिबल है इन बैकअप्स के लिए, कौन मेक श्योर करेगा कि बैकअप जो है वो सक्सेसफुली ले लिया गया है। ये सब टास्क असाइन करना अपने सबऑर्डिनेट्स को। कंट्रोलिंग प्रिविलेजेस एंड परमिशंस ऑफ डेटाबेस यूजर्स। आप किस यूजर को किस तरह के कितने प्रिविलेजेस देने हैं, कितनी एक्सेस देनी है। यानी डिफरेंट देखें डिपार्टमेंट में आपके पास डिफरेंट एक्सेस के लेवल हो सकते हैं ना। जैसे मैंने आपको बताया कि जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज हैं वो आपका रिजल्ट चेंज नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से आपके पास जो है किसको कितने प्रिविलेजेस देने हैं, कितनी परमिशंस देनी है, क्या क्या अलाउड है और किस किस्म के यूजर को कौन सी सर्विसेज अलाउड है। यानी जो बैकअप जिसको वही ले सकेगा जिसके पास ये फैसिलिटी होगी, उसकी यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए उसके पास ये प्रिविलेज होगा कि वो बैकअप ले सके। क्योंकि बैकअप जिन कंप्यूटर्स पर रखना है वो भी सेंसिटिव सर्वर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, उन कंप्यूटर की एक्सेस भी आप हर एम्प्लॉय को नहीं दे सकते, क्योंकि एम्प्लॉयज का भी अपना स्किल्स का लेवल होता है। वो डेलिबरेटली या इवन बाय मिस्टेक भी उस डाटा को डैमेज भी कर सकते हैं। अगर कोई बहुत जूनियर लेवल के आपके पास ऑपरेटर्स हैं जिनको मालूम ही नहीं कि ये डेटाबेस जो है कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, वो उसको ऑपरेट ही नहीं करना जानते, अगर उनकी भी एक्सेस हो जाए उन्हीं कंप्यूटर्स तक तो वो डाटा को बाय मिस्टेक भी डैमेज कर सकते हैं। तो इस तरह जो जितने भी उसके अंडर एम्प्लॉयज होते हैं, जितने भी डिफरेंट रोल्स हैं, उनको उनके रोल के मुताबिक परमिशन और प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। इस तरह से यही जो यूजर्स हैं सारे के सारे, ये वाले यूजर जो एम्प्लॉयज हैं जो इस डेटाबेस को मैनेज कर रहे हैं, और उसके अलावा एंड यूजर भी हो सकते हैं जिनको मालूम भी नहीं कि आप कि वो डेटाबेस यूज कर रहे हैं। जैसे हम बैंक की कोई ट्रांजैक्शन अगर ऑनलाइन परफॉर्म करते हैं तो हम उस बैंक के एंड यूजर हैं, लेकिन हमें उसकी डेटाबेस का स्ट्रक्चर नहीं मालूम। इसी तरह से अगर आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई सॉफ्टवेयर मिलता है, उसकी कोई आईडी पासवर्ड मिलता है, तो आप उसके यूजर हैं, आपको इस चीज का अंदाजा नहीं है कि बैकएंड पे वो सॉफ्टवेयर किस तरह काम कर रहा है, आपके ऑनलाइन क्लासेस के लिए वो आईडी पासवर्ड कैसे जनरेट किए गए हैं। तो ये तमाम असाइन करना, एलोकेट करना, ये भी डीबीए की जिम्मेदारी होती है। फिर उसके बाद आपने रिकवरी प्रोसीजर, अगर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में कोई फेलियर हो गया है या हो जाएगा तो किस तरीके से आपने मैक्सिमम आपने कोशिश करनी है कि डाटा का बिल्कुल लॉस ना हो, मैक्सिमम डाटा रिकवरी करनी है, उसके लिए पहले से प्लानिंग की जाती है। वो ये ऐसा नहीं होता कि एक आपके पास इवेंट अगर हो गया उसके बाद आप सोचेंगे डाटा कैसे रिकवर करना है। बिल्कुल नहीं, डाटा की डिजाइनिंग के टाइम पर, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर ही ये डिसाइड कर लिया जाता है कि किस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो डाटा किस तरह रिकवर किया जाएगा। और लास्ट पॉइंट, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द न्यू एम्प्लॉयज अबाउट यूजिंग द डेटाबेस। जैसे मैंने आपको भी कहा कि डेटाबेस में उसके पास जितने भी यूजर हैं, हर यूजर का एक अपना लेवल है, एक अपनी हायरार्की है, उसके पास वही रोल होगा और वो उतना ही डाटा उतना ही टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो उसने वो टास्क कैसे परफॉर्म करने हैं उनकी ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करना जो है वो भी डीबीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो अपनी डिफरेंट टीम के लोगों की हेल्प से ये सारे टास्क जो है वो परफॉर्म करवा सकता है।
अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि डेटाबेस के मॉडल्स कौन-कौन से होते हैं। बल्कि ये लेक्चर 40 मिनट का हो गया है, इसको थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, ब्रेक करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम डेटाबेस मॉडल्स को देखेंगे। थैंक यू so much for watching this lecture. See you in the next lecture.